दक्षिण अफ्रीका समेत अफ्रीका के कई देशों में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत समेत दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है और इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक 1 दिसंबर से भारत आने पर 7 दिन का क्वारंटीन जरूरी होगा। साथ ही पोर्टल पर RT-PCR रिपोर्ट डालनी होगी। इतना ही नहीं, यात्रियों को पिछले 14 दिन की यात्रा के बारे में भी जानकारी देनी होगी। सरकार ने दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, चीन, न्यूजीलैंड, इजराइल और यूके समेत यूरोप के कई देशों से आने वाले यात्रियों के लिए भी खास नियम जारी किए हैं। इन देशों के अलावा अन्य देशों से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर आने की अनुमति होगी, लिहाजा उन्हें 14 दिनों के लिए खुद ही निगरानी में रहना होगा। और कोरोना के खतरनाक वेरिएंट सामने आने के बाद हालात को देखते हुए गृह मंत्रालय सतर्क हो गया है और संबंधित एजेंसियों को आदेश जारी कर कहा गया है कि प्रभावित देशों से आ रहे यात्रियों पर खास नजर रखी जाए और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच हो और जीनोम सीक्वेंसिंग के किए गए खास इंतजाम किए जाएं। गृह मंत्रालय ने एयरपोर्ट पर कोविड टेस्ट प्रोटोकॉल को और ज्यादा बढ़ाया जाने की बात कही। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए वेरिएंट को लेकर सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों से विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग और उन पर खास नजर रखने की बात कही गई है। यूपी में टीईटी परीक्षा रद्द होने की खबर के बाद खूब हंगामा हुआ। ये परीक्षा पूरे यूपी में होनी थी, लेकिन उससे पहले ही पेपर लीक हो गया, जिसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा रद्द कर दी गई। और इसी वजह से राज्य के कई शहरों में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। वाराणसी से सामने आई एक तस्वीर में कुछ छात्र एक परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामा करते दिखे। बताया गया कि उन्हें परीक्षा रद्द होने की जानकारी तक नहीं थी, इसलिए उन्होंने परीक्षा केंद्र में दाखिल होने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन गेट पर ताला लटका था, जिसे नाराज छात्रों ने धक्का देकर तोड़ने की कोशिश की। इन्हें रोकने के लिए परीक्षा केंद्र के अंदर मौजूद पुलिस वाले और कर्मचारियों ने भी पूरा जोर लगाया। इसके बाद कुछ छात्र सड़क पर बैठ गए, जबकि एक महिला रोने लगी। गरीबों का कोई नहीं सुनता है। वहीं मुरादाबाद में पेपर लीक होने की खबर तब मिली जब छात्र हॉल में बैठकर परीक्षा दे रहे थे। इसके बाद उन्हें परीक्षा रद्द होने की जानकारी दी गई और फिर उन्हें परीक्षा केंद्र से बाहर कर दिया गया। मुरादाबाद की तरह ही राज्य के बाकी जगहों का भी हाल यही रहा। हालात ज्यादा ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पेपर लीक करने के आरोप में 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं यूपी सरकार छात्रों की नाराजगी को दूर करने में जुट गए। इसके लिए सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान आया। बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो। इसके बाद यूपी पुलिस ने इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी दी। हमारी जो सारी एजेंसियां हैं वो इसमें लगी हुई हैं। इतना ही नहीं, पेपर लीक मामले की जांच का जिम्मा STF को सौंप दिया गया, ताकि जल्द से जल्द इस गिरोह को बेनकाब कर सजा दिलवाई जा सके। इसके अलावा छात्रों को यह भरोसा दिया गया कि 1 महीने के अंदर फिर टीईटी की परीक्षा ली जाएगी। हालांकि इसके लिए छात्रों को दोबारा परीक्षा फीस देने की भी जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा राज्य की सरकारी बसों में एडमिट कार्ड दिखाकर छात्रों को मुफ्त में घर भेजने की व्यवस्था भी की गई। बताया गया कि टीईटी की परीक्षा में करीब 21 लाख छात्र शामिल हो रहे थे, लेकिन परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हो पाती, उससे पहले ही पेपर लीक होने की वजह से इसे यहां पर करना पड़ गया, जिसका असर उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल पर भी कुछ इस तरह से देखने को मिला। विपक्ष ने इस मुद्दे पर यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने हमला बोल दिया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर इसे भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। विदाई के समय यूपी टीईटी का पेपर लीक होना यह दर्शाता है उत्तर प्रदेश के नौजवानों की कोई चिंता नहीं। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ नकल माफिया, परीक्षा माफिया पैदा हो गए। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी चल रही है और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने परीक्षा को पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया। और इटली के रेजो कलाब्रिया में समंदर में फंसे 250 शरणार्थियों को सुरक्षित बचा लिया गया। बताया गया कि ये लोग एक अफ्रीका के देशों से भूमध्य सागर के जरिए इटली के करीब पहुंचे थे, लेकिन समंदर में उनकी नाव खराब हो गई, जिसकी वजह से सभी यात्रियों की जान पर बन गई। जानकारी मिलने पर इटली के कोस्ट गार्ड वहां पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया।
सामने आई तस्वीरों में शरणार्थियों की लकड़ी की नाव लहरों में हिचकोले खाती हुई दिखाई दी। मछली पकड़ने वाली इस छोटी नाव में इतने लोग सवार थे कि उसमें पैर रखने की भी जगह नहीं थी। कुछ लोग तो नाव की छत पर ही सवार हुए नजर आए। जैसे ही बचाव दल वहां पहुंचा, नाव में मौजूद लोग उन्हें मदद के लिए पुकारने लगे। इन लोगों को बचाने के लिए आधी रात में ही बचाव अभियान चलाया गया और सभी लोगों को नाव से निकालकर किनारे पहुंचाया गया। नाव में 40 बच्चे भी सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। और आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने संबंधी विधेयक आज सदन में पेश करेगी। बीजेपी ने सभी सांसदों के आज सदन में मौजूद रहने को लेकर व्हिप जारी किया है। वहीं लोकसभा में पास होने के बाद आज ही ये बिल राज्यसभा में भी पेश हो सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को वापस लेने की मंजूरी पहले ही दे दी है। इन कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के सभी बॉर्डर पर बीते 1 साल से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि कृषि कानूनों की वापसी के भरोसे के बाद भी एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून की मांग के साथ किसानों का प्रदर्शन जारी है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने विपक्ष से संसद को शांति से चलने की अपील की और साथ ही भरोसा दिया कि सरकार हर मसौदे पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद में जो भी विषय आएंगे सरकार ने कहा है और सर्वदलीय बैठक में अध्यक्ष जी ने भी कहा है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे अनुकूल परिस्थिति है, इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। दूसरी बात किसानों की एमएसपी को लेकर है। इस पर भी सरकार ने पहले से रुख स्पष्ट कर दिया कि हम समिति बनाएंगे, समिति में लोग शामिल हो, चर्चा करें, अगर कोई मसौदा आता है तो उस पर सरकार विचार करेगी। और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बताया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, सकारात्मक बहस होनी चाहिए और अपोजिशन से भी हमने अपील की है कि बहस आप करिए और हम सरकार की तरफ से हर मुद्दे पर चर्चा करके और आपको जवाब देना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में कृषि कानून से अलग कई और मुद्दों पर बहस की मांग की। बहुत से विषय उभर कर आए, कम से कम 15-20 विषय पे चर्चा हुई और सभी पार्टियों ने ये डिमांड किया, खास करके जो किसानों का मुद्दा है, एमएसपी और इलेक्ट्रिकल बिल, इसके बारे में सरकार तुरंत एक्शन लेना चाहिए और एमएसपी के बारे में एक कानून बनाना चाहिए। और आज से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कल सभी दलों की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की। इस बैठक में इस बार पीएम मोदी शामिल नहीं हुए। संसद सत्र से एक दिन पहले सरकार की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में 31 पार्टियों के 42 नेता शामिल हुए। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और आनंद शर्मा शामिल हुए, जबकि तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बनर्जी और डेरेक ओब्रायन शामिल हुए। विपक्षी दलों की तरफ से जो मुद्दे इस बैठक में उठाए गए उनमें महंगाई, बेरोजगारी और किसानों का मुख्य तौर पर शामिल था और सरकार ने विपक्ष को भरोसा दिया है कि उनके उठाए मुद्दे पर भी सदन में चर्चा होगी। 31 पार्टीज पार्टिसिपेट किया, 42 लीडर्स फ्रॉम वेरियस पार्टीज पार्टिसिपेट किया है। बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन आया है। सरकार वो सजेशन सब नज़र में रखते हुए सरकार के तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये जो कुछ भी सजेशन आया है पूरा हम ध्यान में रखेंगे और सरकार नियम के अधीन जो कुछ भी चर्चा माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन परमिट करते हैं वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। बहुत से विषय उभर कर आए, कम से कम 15-20 विषय पे चर्चा हुई और सभी पार्टियों ने ये डिमांड किया, खास करके जो किसानों का मुद्दा है, एमएसपी और इलेक्ट्रिकल बिल, इसके बारे में सरकार तुरंत एक्शन लेना चाहिए और एमएसपी के बारे में एक कानून बनाना चाहिए।
और आज सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल पंजाब के 32 किसान जत्थेबंदियों की बैठक होगी। किसान आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक होने जा रही है। 32 जत्थेबंदियों की इस बैठक में घर वापसी की रूपरेखा तैयार हो सकती है। 3 कानूनों के वापसी के ऐलान के बाद अब किसानों ने एमएसपी और बिजली का मुद्दा उठा दिया है। और केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद भी किसान नेता राकेश टिकैत सरकार को धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। राकेश टिकैत ने एक बार फिर से दिल्ली में 26 जनवरी की घटना दोहराने की धमकी देते हुए विवादित बयान दे दिया। वे अपने दिमाग ठीक कर ले। भारत सरकार जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके वही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है। फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। मध्य प्रदेश के सिवनी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां पर रिहायशी इलाके में एक बाघ के घुस जाने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि ये बाघ पिछले कई दिनों से इसी इलाके में घूम रहा है, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। सामने आए वीडियो में वो बाघ खेतों के बीच घूमता हुआ दिखाई दिया। लोगों के इकट्ठा होने पर वो कटीले तारों को पार करके दूसरी तरफ जंगल में चला गया। भारी भरकम बाघ को खुलेआम घूमते देख लोग भी सहम उठे और बाघ की मौजूदगी की वजह से लोग खेतों में जाने से डरने लगे। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम वहां पर बाघ को पकड़ने के लिए उसने एक अभियान चलाया और तब तक लोगों को जंगल में न जाने की सलाह दी गई। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में सरकार के खिलाफ जारी प्रदर्शन में सड़क पर उतरे लोगों की पुलिस से झड़प हो गई। लोगों का आरोप है कि वहां की सरकार आतंकी संगठन अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट ग्रुप से जुड़े हिंसा को रोकने में सक्षम नहीं, जिस वजह से देश में तनाव बढ़ गया है, जिससे नाराज लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें राजधानी वागाडुगु से भी सामने आई, जहां हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाते दिखे। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने भी अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर जगह जगह टायरों में आग लगा दी। इलाके में धुआं छाने लगा, लेकिन इसी महीने में लगातार 2 बार सुरक्षा बल पर हुए हमलों से नाराज लोगों का प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने सड़क से हटने की बजाय पुलिस के सामने वहां का राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए पुलिस पर पत्थर और ईंटें भी फेंकी, जो सड़क पर बिखरी दिखाई दी। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। यूपी के देवरिया में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने मंदिर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को घेरा। आज भी वे कहीं मंदिर में जाते हैं तो 10 बार सोचते हैं कि जाएं का न जाएं। सुबह संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए बिल रखा जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई, जिसमें 31 पार्टियों के 42 नेता शामिल हुए। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि विपक्ष की तरफ से मिले सुझावों का सरकार ध्यान रखेगी। हर मुद्दे के लिए सरकार तैयार है। संसद चलेगी तभी तो चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो सत्ता में नहीं बल्कि सेवा में है। सत्ता में नहीं हूँ और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने पंजाब में अपनी ही सरकार की तबादला नीति पर सवाल उठा दिए। उन्होंने एक ट्वीट कर पंजाब सरकार से पिछले 70 दिनों में किए गए तबादलों की लिस्ट देने की अपील की। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार ने 2 साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धियां गिनवाई। कोविड के संकट के बावजूद विकास का कोई काम हमने नहीं रोका। लेकिन बीजेपी ने शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन वाली उद्धव सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। इतनी भ्रष्ट, निकम्मी, अवसरवादी और जनविरोधी सरकार आज तक महाराष्ट्र ने कभी नहीं देखी। हरियाणा के पलवल से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर एक पेट्रोल पंप पर पिस्तौल की नोक पर लूटपाट हुई और बताया गया कि बदमाश वहां से 2.5 लाख रुपए लूटकर ले गए। ये घटना 3 दिन पहले की बताई गई है।
जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं, जिनमें साफ दिखा कि उस पेट्रोल पंप पर पहुंचे 2 नकाबपोश बदमाशों ने वहां मौजूद कर्मचारियों को पिस्तौल दिखाकर पहले तो डराया, फिर उनके सामने ही अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे रुपए लूट लिए। जब एक बदमाश अलमारी से पैसे निकालने में जुटा दिखा, तब दूसरा काउंटर की ड्रॉ को खंगालता नजर आया। इस वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और आरोपियों की तलाश में जुट गई। अलमारी का ताला तोड़कर 2.5 लाख रुपए निकाल कर जो फुटेज सामने आई उसमें दिखा कि इससे पहले दोनों बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर सो रहे कर्मचारी को लात मारकर उठाया। वो दूसरे पेट्रोल पंप कर्मचारी को पहले से ही धमका चुके थे, इसलिए वो चुपचाप ये सब कुछ देखता रहा। दोनों बदमाश इस वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई समेत कुछ जिलों में बारिश के थमने के बावजूद लोगों की मुसीबत जारी है। पिछले 2 दिनों से इन इलाकों में जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से जगह जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए। और इसी बीच बारिश तो रुक गई, लेकिन चारों तरफ पानी भरने से लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। चेन्नई के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बारिश का पानी सड़कों पर डेरा जमाए नजर आया। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को उठानी पड़ी जिनके घरों में भी पानी घुस गया। इस वजह से उनके घरों में रखी काफी चीजें बर्बाद हो गईं। सड़कों पर भी घुटने तक पानी भरा दिखा, जिससे पैदल चलने वालों को काफी संभल कर चलना पड़ा। हालांकि प्रशासन की तरफ से मोटर पंप लगाकर कई इलाकों में पानी निकालने का काम भी जारी रहा, लेकिन रामेश्वरम के लोगों को आसमानी आफत से भी राहत नहीं मिली। वहां बारिश की रफ्तार तो धीमी पड़ गई, लेकिन लगातार पानी बरसने से कई इलाकों में सड़कों पर पानी बहता दिखा। इसकी वजह से जहां गाड़ी चलाने वालों को भारी परेशानी हुई, वहीं पैदल चलने वालों को भी इस मुसीबत से 2-4 होना पड़ा। प्रशांत महासागर में मौजूद देश सोलोमन आइलैंड में ऑस्ट्रेलियाई सेना की मौजूदगी के बावजूद हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। हिंसा की आग में जल रहे इस देश में शांति बहाल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने एक दिन पहले ही वहां अपने जवान भेजे थे। इसके बावजूद राजधानी होनियारा में आगजनी की कई घटनाएं सामने आईं। उपद्रवियों ने एक इलाके में कई घरों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद वो घर खंडहर में तब्दील हो गए। वहां चारों तरफ तबाही के निशान दिखाई दिए। वहां के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर हो रहे इस प्रदर्शन के बहाने लूटपाट का दौर भी जारी रहा। एक दूसरे इलाके में जुटे सैकड़ों लोग सड़कों पर लूट मचाते दिखाई दिए। होनियारा के कुछ इलाके तो पूरी तरह मलबे के ढेर में बदल गए, जबकि ऑस्ट्रेलिया की सेना ने एक दिन पहले ही वहां पहुंचकर मोर्चा संभाला है। और दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में आए एक जबरदस्त भूकंप से वहां दहशत फैल गई। रिक्टर स्केल पर 7.5 की तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र अमेज़न के जंगलों में जमीन के करीब 110 किलोमीटर की गहराई में था। लेकिन फिर भी झटके इतने तेज थे कि उन्होंने एक बड़े इलाके में काफी नुकसान पहुंचाया। उत्तरी पेरू के चचापोयस इलाके से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक ऐतिहासिक चर्च इस भूकंप में धाराशाही हो गया। पहले तो वहां से धूल का गुबार उठता हुआ दिखा, फिर अगले ही पल चर्च की इमारत देखते ही देखते जमींदोज हो गई। इसी तरह कई दूसरी इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। सामने आई तस्वीरों में जगह जगह मलबे के ढेर पड़े हुए दिखाई दिए। कई मकान ढह गए। मलबे की वजह से कई रास्ते बंद हो गए। भूकंप के झटके इतने ताकतवर थे कि उन्हें 800 किलोमीटर दूर राजधानी लीमा में भी महसूस किया गया। हालात इतने बिगड़े कि वहां के राष्ट्रपति को भी मैदान में उतरना पड़ा। सामने आई तस्वीरों में राष्ट्रपति पेद्रो कास्टिलो हालात का जायजा लेते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने घायलों और बेघरों से मुलाकात की और उनको मदद का भरोसा दिया। यमन के तईज शहर से हूती विद्रोहियों को खदेड़ने के लिए वहां की सेना की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। यमन की सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच करीब 6 साल से चल रही जंग में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और सत्ता की ये लड़ाई अब भी जारी है, जिसकी सामने आई तस्वीरों में यमन की सेना के जवान हूती विद्रोहियों से लोहा लेते नजर आए। उन्होंने इतनी गोलीबारी की कि वीरान पहाड़ी इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। सेना ने गोलियों से ऐसी बौछार की कि हूती विद्रोहियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। और सामने आई एक तस्वीर में सेना के कई जवान हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले पहाड़ पर चढ़कर मुआयना करते दिखे। इससे पहले कई गाड़ियों से उस इलाके में पहुंचे सेना के जवानों ने हूती विद्रोहियों की घेराबंदी की और फिर उनके ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस लड़ाई में सेना ने विद्रोहियों से इलाके तो छीने, साथ ही उनका एक टैंक भी जब्त कर लिया। एनडीए के एक सहयोगी ने सीए वापस लेने की मांग की। एनडीए के सहयोगी दल नेशनल पीपल्स पार्टी ने सरकार से सीएए को वापस लेने की मांग की। ये मांग एनपीपी की नेता अगाथा संगमा ने एनडीए की बैठक में उठाई। ये पहली बार है जब एनडीए के किसी सहयोगी दल ने सीएए की वापसी की मांग की।
Therefore, I requested, the government to also repeal the CAA, keeping in mind the same sort of sentiments. ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के मामले में ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन को समन्स भेजा। अमेजॉन इंडिया के प्रमुख समेत कई अधिकारियों को ईडी ने अगले हफ्ते तलब किया है। यूपी के फतेहपुर में जीका वायरस का पहला मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। 35 साल के एक आदमी में जीका वायरस की पुष्टि होने के बाद उसे आइसोलेट कर उसका इलाज शुरू कर दिया गया। बुखार के रोगी मिले हैं, उनकी सैंपलिंग कराई गई है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को तीसरी बार धमकी दिए जाने का मामला सामने आया। बताया गया कि इस बार धमकी देने वाले ने दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी को भी चुनौती दी। दावा है कि हिमाचल प्रदेश के कसौली के सीडीएल यानी सेंट्रल ड्रग लैब में कोरोना की अब तक 150 करोड़ वैक्सीन की डोज का क्वालिटी टेस्ट किया जा चुका है। एकमात्र ये लैब है जहां पर किसी भी तरह की वैक्सीन की जांच की जाती है, उसके बाद ही उसे बाजार में उतारा जाता है। खबर है कि WHO की रैंकिंग में सीडीएल पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है, जहां इतनी बड़ी संख्या में कोरोना वैक्सीन का क्वालिटी टेस्ट होता है। यही नहीं, दावा है कि एशिया में ऐसी कोई दूसरी लैब नहीं है। जो क्वांटिटी हमने रिलीज करी है वैक्सीन, दैट इज अराउंड 150 करोड़ डोसेज यूज्ड बाय द पब्लिक आफ्टर ऑल ऑथराइजेशन, ऑल क्लियरेंस एंड फाइनल रिलीज फ्रॉम द सीडीएल। और उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पर एक मकान में आग लगने से 2 बच्चियों की जलकर मौत हो गई। बताया गया कि ये रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव होने की वजह से आग भड़क उठी, जिसने थोड़ी ही देर में पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के वक्त घर के अंदर मौजूद लोग तो किसी तरह जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन 2 छोटी बच्चियां घर के अंदर ही रह गईं, जिनकी झुलसने से मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। लपटें इतनी भीषण थी कि जवानों के लिए अंदर घुसना भी मुश्किल हो गया। हालांकि बाद में किसी तरह जवान घर के अंदर घुसे और बचाव अभियान शुरू किया गया। हालांकि अंदर मौजूद बच्चियों को नहीं बचाया जा सका। इस हादसे में घर के अंदर रखा सामान भी पूरी तरह जलकर राख हो गया। गुजरात के भावनगर से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां अलग अलग इलाके में मौजूद शिपयार्ड में अचानक आग लग गई, जिसके बाद वहां का मंजर बेहद डरावना हो गया। कई किलोमीटर दूर से देखे जा सकने वाले धुएं के बादल को देखकर जब लोग वहां पहुंचे तो शिपयार्ड की हालत देख सहम उठे। वहां से काले धुएं का ऐसा गुब्बार उठता नजर आया मानो कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। कुछ देर तक तो इस धुएं ने सड़क पर कब्जा भी जमाए रखा, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल को रोककर खड़े रहना ही सही समझा। इन्हीं में से कुछ लोगों ने आगे बढ़कर आग पर पानी डाला, साथ ही फायर ब्रिगेड को इसकी खबर दी। दमकल विभाग की कोशिश से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक वो शिपयार्ड पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। रूस की राजधानी मॉस्को में आइस स्केटिंग के लिए बनाए गए पार्क के खुलने पर जश्न का माहौल बन गया। वहां शुक्रवार को एक मशहूर आइस स्केटिंग पार्क के दरवाजे खोल दिए गए, जिसके लिए बाकायदा एक ओपनिंग सेरेमनी रखी गई। इसके लिए पार्क को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया और कई कलाकारों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। वहां मौजूद लोगों ने बर्फ पर स्केटिंग करते हुए कई शानदार करतब दिखाए। इस पार्क को देखने आए दर्शक भी स्केट शूज में ही नजर आए। उन लोगों ने घूम घूम कर पूरे पार्क के मजे लिए। कुछ लोगों ने अपने साथियों के साथ खूब मस्ती भी की। कोरोना की सख्ती के बाद खुले इस स्केटिंग पार्क में लोगों का हुजूम जुट गया। कुछ लोगों ने इसकी खूबसूरती को देखा तो कोई बर्फ पर फिसलता नजर आया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार भी चौकन्नी हो गई है। नए वेरिएंट को लेकर दिल्ली में आज डीडीएमए की एक बड़ी बैठक होने वाली है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज हाई लेवल बैठक बुलाई है, जिसमें कोरोना की वर्तमान स्थिति और तैयारियों पर चर्चा होगी। इस बैठक में कोरोना एक्सपर्ट और उड्डयन मंत्रालय के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर प्रभावित देश से आने वाले हवाई जहाज को रोकने का आग्रह किया है। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया की राजधानी लापास में क्रिसमस परेड की शानदार शुरुआत हुई। वहां महीने भर पहले से ही लोग इस त्योहार का जश्न मनाने में जुट जाते हैं, जिसकी शुरुआत राजधानी लापास में एक परेड के रूप में हुई, जिसमें क्रिसमस से जुड़ी सभी चीजों का प्रदर्शन किया गया। खास बात यह है कि परेड में शामिल लोगों ने क्रिसमस ट्री की ड्रेस पहनी, जिन्हें खूब अच्छी तरह सजाया गया था। उनके पीछे सेंटा क्लॉज की ड्रेस में कई लोग दिखाई दिए। बड़ों के साथ महिलाएं और बच्चे भी इस परेड में शामिल हुई।
परेड में शामिल कई लोग गीत और संगीत की धुन पर नाचते दिखे। जिन इलाकों से ये काफिला गुजरा, वहाँ बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए जुट गए। Porque las Navidades para ellos, para que disfruten con la familia, con sus amiguitos y se sienten felices. राजधानी ला पास में क्रिसमस परेड की वजह से सड़कों पर चलने वाले लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए प्रशासन ने पहले से ही उनके लिए एक रास्ता तय कर दिया था। हरक सिंह रावत का नाचते हुए एक वीडियो वायरल हो गया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता हरक सिंह रावत का डांस करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में हरक सिंह रावत कोटद्वार में आयोजित एक शादी समारोह में गढ़वाली गीत पर जमकर थिरके। दिल्ली के मॉल में किसी भी खतरे से निपटने की तैयारी का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हालांकि इस दौरान मॉल में आने वाले लोग कुछ देर के लिए सहम जरूर गए। मध्य प्रदेश के सिवनी में केवलारी वन क्षेत्र में 3 दिन से एक बाघ के देखे जाने और एक मवेशी का शिकार करने के बाद से हर तरफ दहशत का माहौल बन गया। बाघ को कई बार जंगल से लगे खेतों में देखा गया, जिसके बाद वन विभाग ने बाघ की तलाशी शुरू कर दी। मेरठ के खंडक इलाके में एक घर में एलपीजी सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। इस हादसे में 21 दिन की बच्ची समेत 2 बच्चियों की जलने से मौत हो गई, जिसके बाद चारों तरफ मातम पसर गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश के परमार्थ घाट पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। नेपाल सरकार ने अफ्रीकी देशों के नागरिकों के नेपाल आने पर रोक लगा दी। कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने के बाद एहतियात के तौर पर नेपाल सरकार ने फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर मोटरसाइकिल सवार लोगों ने एक होमगार्ड की सरेआम पिटाई कर दी और बताया गया कि हाईवे पर गलत दिशा से आ रही कार की मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई थी, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार दोनों लोगों ने कार सवार लड़कों को नीचे उतार लिया और उनकी पिटाई शुरू कर दी। दोनों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस दौरान वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन गुंडागर्दी पर उतारू मोटरसाइकिल सवारों ने किसी की परवाह नहीं की। दोनों लड़के हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नहीं छोड़ा गया। इस दौरान वहां से गुजर रहे एक होमगार्ड ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो उसके साथ भी हाथापाई की गई। बाद में किसी तरह इलाके के लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पर पहुंची और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से चौंकाने वाली तस्वीर यहां सामने आई। वहां एक पड़ोसी के घर की मरम्मत दूसरे घर के लिए घाटे का सौदा साबित हुई। आरोप है कि संत कबीर नगर में एक मकान के बेसमेंट में हो रही खुदाई की वजह से पास वाला मकान भर-भराकर गिर गया और उसका वीडियो बनाने के लिए वहां भीड़ जुटी दिखी, जिनके सामने एक छोटी सी धमाके की आवाज आई और फिर 2 मंजिला मकान एक झटके में मिट्टी में मिल गया। मकान के अंदर का वीडियो तो और भी हैरान करने वाला था। उसमें मौजूद सारी चीजें पूरी तरह बर्बाद हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में धूल का गुब्बार छा गया। सड़क पर तो एक दूसरे को देख पाना तक मुश्किल हो गया। बताया गया कि हादसे के वक्त उस मकान में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए किसी को चोट नहीं आई, लेकिन मकान गिरने से मकान मालिक को करीब 50 लाख के नुकसान की आशंका जताई गई। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। वहां एक शादी के बाद जब दुल्हन की विदाई की बारी आई तो सभी के होश फाख्ता हो गए। दुल्हन की विदाई के लिए उसके घर वालों ने एक हेलीकॉप्टर को सजाकर तैयार किया हुआ था, जो बैंड बाजे के साथ दूल्हा और दुल्हन के पहुंचते ही आसमान से नीचे उतरा। बताया गया कि दुल्हन के पिता ने इसका खास इंतजाम किया, जिसकी जानकारी ना तो परिवार में से किसी को थी और ना ही दूल्हा दुल्हन को। डेफिनेटली एक सरप्राइज के रूप में इसको दिखाया हम लोगों के सामने। अनोखे तरीके से होने वाली विदाई को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। परिवार के लोगों ने भी इस मौके पर हेलीकॉप्टर के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मंत्रियों, अधिकारियों और राज्य के सभी जिलों के डीएम के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के लोग अगर लॉकडाउन नहीं चाहते हैं तो उन्हें कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने विदेश से आने वालों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को मास्क न लगाने वाले और भीड़ भाड़ करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही नए वेरिएंट को लेकर ऑक्सीजन से लेकर दवा और बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
सौभाग्य की एक बात है कि आजमगढ़ में जो मकान हादसे का शिकार हुआ उसके ठीक बगल वाले मकान में बेसमेंट की खुदाई का काम हो रहा था, जिसका असर इस मकान पर भी पड़ा। गनीमत की बात यह रही कि इसमें रहने वाले सभी लोग कुछ दिन पहले ही अपने गांव गए थे, जिसकी वजह से वो पूरी तरह खाली था। आरोप लगाया गया कि बेसमेंट की खुदाई के लिए प्रशासन से इजाजत नहीं ली गई थी, जिसके बाद इस पर जांच की कार्रवाई की जा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए। इस महामारी के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को चिट्ठी लिखकर आगाह किया। साथ ही इस बात के निर्देश भी दिए गए कि विदेशों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच में सख्ती बरती जाए और जिन देशों में इस नए वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं वहां से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच खास तौर पर करवाई जाए। और यही नहीं, केंद्र ने अपने खत में साफ किया कि जिन राज्यों में कोरोना की जांच कम हो रही है वो अपने यहां टेस्टिंग बढ़ाएं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने उन देशों के लिए उड़ानें बंद करने की अपील की जहां नए वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। और दिल्ली के साकेत से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पर एक मॉल के अंदर पुलिस के हथियारबंद जवान घुस गए। बताया गया कि ये दिल्ली पुलिस की एक मॉक ड्रिल थी, जिसके जरिए आतंकी हमले जैसे हालात में फौरन कार्रवाई करने की तैयारी परखी गई और इसके लिए आतंकी हमले की तरह ही सीन तैयार किया गया। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग मॉल के अंदर मौजूद लोगों को पिस्तौल के दम पर बंधक बनाए नजर आए। जानकारी मिलते ही पुलिस के जवान वहां पहुंचे और पलटवार की तैयारी शुरू की। तस्वीरों में एक पुलिस वाला छिपकर पिस्तौल से निशाना लगाता हुआ नजर आया। कुछ ही देर के अंदर दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्वॉट टीम वहां पहुंच गई। खासतौर पर आतंकी हमलों से निपटने के लिए बनाई गई इस टीम ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई शुरू की। आधुनिक और खतरनाक हथियारों से लैस इन जवानों ने जल्द ही हमलावरों को काबू कर लिया। इस दौरान बंधकों को सुरक्षित निकाले जाने का भी अभ्यास किया गया। बाद में दूसरी टीमें और बम निरोधक दस्ता भी वहां पर पहुंच गया और पूरे इलाके की तलाशी ली गई। मॉक ड्रिल के दौरान एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां भी वहां पहुंची, जिनके जरिए घायलों को वक्त पर इलाज देने और अस्पताल पहुँचाने की तैयारियां भी जांची गयी। इस दौरान ड्रोन से पूरे ऑपरेशन की निगरानी की गयी। बिहार के दानापुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। बताया गया कि वहां एक तेज रफ्तार कार ने 2 पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की, जिसके बाद कार चलाने वाले को लोगों ने घेरकर खूब पीटा और उसकी कार में भी जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस वालों ने आरोप लगाया कि तेजी से आती कार को जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो रुकने की बजाय उसने उन्हें ही निशाना बना लिया। इसके बाद पुलिस वालों ने दौड़ लगाकर उसे रोका और कार से निकालकर कई तमाचे जड़े। आरोपी शख्स को पुलिस वाले पीटते पीटते पास के थाने लेकर गए। पुलिस वालों ने दावा किया कि इस घटना में उन लोगों की जान बाल बाल बची। किया हुआ है कि क्या ऐसा एम्स की तरफ से इतना तेजी में आ रहा था, इसको रोकते रोकते सबको मार दिया। वहीं दूसरी तरफ कार चलाने वाले ने अपनी सफाई में कहा कि ये सब उससे गलती से हुआ। हाथ पकड़ लेंगे, हम साइड कर रहे थे तो क्लच छूट गया पैर से। तेज रफ्तार कार के कहर से गुस्साए लोगों ने कार के रुकते ही उस पर धावा बोल दिया और उसके शीशे और दरवाजों पर कई डंडे चलाए। सड़क पर हुए इस हंगामे को देखने के लिए वहां कई लोगों का हुजूम भी जुट गया।